हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ एक डेली लाइफ से जुड़े हुए प्रॉब्लम के साथ, जिसका कि नाम है इक्विलिब्रियम और हिंदी में इसको बोला जाता है संतुलन। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि संतुलन या इक्विलिब्रियम के पीछे का फिजिक्स क्या है। इससे पहले आप लोगों ने जो हमारा वीडियो देखा है यूट्यूब पे, आप बहुत लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सब के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और पुनः आज मैं आपको एक नेचर से जुड़े हुए या डेली लाइफ से जुड़े हुए एक और जो प्रॉब्लम है उसके पीछे का जो फिजिक्स है वो समझाने की आज कोशिश करता हूं। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कैसे आप उसको विजुलाइज करते हैं इक्विलिब्रियम को। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था किया हूँ, पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये ग्लोब है ना। तो ग्लोब ये कैसा है, स्फेरिकल है और इसके टॉप पर हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और ये आपका एक सरफेस है। इस सरफेस पे एक हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। तो ये अभी हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि इसमें कोई मोशन नहीं है, तो इसको बोल सकते हैं अभी हम लोग इक्विलिब्रियम में है। बट जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किया जाए, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही इसके ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से गिर जाएगा। मतलब इस टाइप से इसमें कुछ मोशन आ जाएगा कुछ। दूसरी तरफ से एक और ऑब्जेक्ट से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि एक मान लेते हैं हमारे पास ये कुछ रिंग जैसा, इसको आप ट्रीट कीजिए। इस पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है ना। तो ये भी अभी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में है। अगर इसके इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्टर्ब करें, मान लेते हैं कि ऐसे इसके इक्विलिब्रियम को अगर हम लोग डिस्टर्ब करते हैं, इसको अगर हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, तो ये थोड़ा बहुत डिस्प्लेस होकर फिर से अपने पोजीशन पे जाके वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। एक और तरीके से आपको हम समझाते हैं, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये भी इक्विलिब्रियम में है मतलब। और इसको अगर हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो क्या हुआ, ये नए पोजीशन पे जाके रह गया। लेकिन इसकी टेंडेंसी जहाँ पे रख दें आप वहीं पे जाके ये मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इक्विलिब्रियम का हम 3 अलग अलग सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कि एक था हमारे पास कि जैसे हम ये आपको ग्लोब से समझाने की कोशिश की, दूसरा रिंग से समझाने की कोशिश की, तीसरा एक प्लेन से समझाने की हम लोग कोशिश किए। अब चलिए इस इक्विलिब्रियम को समझने के पहले इसके का जो एक फिजिक्स है वो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पास एक एनर्जी होती है और नेचर में सब लोग ये फील करते होंगे कि नेचर में वो स्टेबल ज़्यादा होता है जो कि अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में होता है। मतलब नेचर की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहे। हर चीज़ की नेचर के किसी भी कोई भी आदमी को सोना ज़्यादा पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में होता है। कोई जब मान लीजिए दौड़ रहा है, बहुत फास्ट स्पीड से दौड़ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल। जैसे मान लीजिए कोई कार पे चल रहा है, कोई बाइक पे चल रहा है, तो क्या है, वो अनस्टेबल है क्योंकि वो उसका मतलब कि स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे है तो हम लोग बोलते हैं कि उस समय वो ज़्यादा वो स्टेबल है। अब इसको अगर हम लोग फोर्स से एनालाइज करें कि देखिए, स्टेबिलिटी का मेन जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है वो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोलें तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब होता है कि सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, इस टाइप से मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। अगर सारे फोर्स का सम समेशन ऑफ Fi अगर 0 हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। मतलब अगर नेट फोर्स F नेट अगर 0 हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा या फिर संतुलन में होगा। ठीक है। अब देखिए, इसको अभी जो हम लोग 2-3 ऑब्जेक्ट देखे तो उसके पीछे का फिजिक्स हम आपको समझाना चाहते हैं।
जो फोर्स होता है उसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि फोर्स को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स अगर बेटर टर्म में बात करें, कंजर्वेटिव फोर्स की अगर हम लोग बात करें, मतलब जहां पर हम लोग फोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इज एसोसिएटेड विथ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जहां कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उसके पीछे का जो कॉज, उसके पीछे का जो फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके ये सब जो एनर्जी है इसके पीछे का जो फिजिक्स मतलब फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये तीनों ही क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि F इक्वल टू होता है डेल U। F इक्वल टू क्या होता है, डेल U। या फिर अगर हम लोग क्लास 12 लेवल पे बात करें, F इक्वल टू सिंपली क्या होता है, डेल U अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल U अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल U अपॉन डेल जेड के कैप। तो ये हो गया आपका फोर्स का डेफिनेशन। अगर हम लोग अपना जो डिस्कशन है इसको वन डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम 11-12 में वन डायमेंशन में ही होता है, इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं F इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई, या फिर कई बार इसको आप डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप भी लिख सकते हैं अगर वन डायमेंशन में अपने प्रॉब्लम को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये आपका हो गया फोर्स। अब देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझाते हैं कि अगर ये आप समझ गए F इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप या फिर माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप है, तो ये जो आपका डेरिवेटिव है इससे आपको बहुत चीज़ समझने को मिलता है। क्या मिलता है समझने के लिए, तो देखते हैं हम लोग कि सपोज करें कि डी यू अपॉन डी एक्स है ना, ये आपको 2-3 ऑब्जेक्ट से जो अभी हम समझाए उसके पीछे का फिक्स बता रहे हैं। F इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स है, तो U के साथ क्या कंडीशन हो सकता है, तो U के साथ कंडीशन हो सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग आपको 3 टाइप का कंडीशन दिखाए, एक ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा एक प्लेन। एक बार में ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, दूसरे बार में ऑब्जेक्ट को इस टाइप से रखने की कोशिश की, तीसरे बार में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखने की कोशिश की। अब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी मिनिमम है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे प्लेन पे क्या है, कांस्टेंट है। तो अब सपोज करें कि इस केस की अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग, तो ये क्या है, यहाँ पर अगर देखें U मैक्सिमम है, U क्या है, मैक्सिमम है। अगर इस ऑब्जेक्ट को स्लाइटली हम लोग डिस्प्लेस करें, मतलब ये ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए या फिर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको अगर हम लोग देखें स्लोप की बात करें, क्योंकि डी यू अपॉन डी एक्स आप जानते हैं मैथमेटिक्स में ये स्लोप देता है, तो हम लोग स्लोप को एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम लोग स्लाइटली राइट चले जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपको एक निगेटिव स्लोप मिलेगा। देखिए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, निगेटिव स्लोप मिलेगा। मतलब फोर्स कैसा होगा, ये निगेटिव है, ये क्वांटिटी खुद निगेटिव है और उसके आगे एक और निगेटिव है, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स,
और ये क्वांटिटी निगेटिव है, उसके आगे एक और निगेटिव है, तो फोर्स कैसा हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स मतलब टुवर्ड्स राइट, मतलब टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, अब टुवर्ड्स एक्स एक्सिस लग रहा है मतलब यहाँ पे फोर्स, अगर हम लोग बात करें इस कंडीशन पे, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इधर। अगर हम लोग स्लाइटली राइट में आ जाएं, दूसरा कंडीशन में अगर देखें हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? du अपॉन dx, मतलब ये स्लोप कैसा है? ये स्लोप पॉजिटिव है, एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ये टर्म आपका जो है ये पॉजिटिव है, उसके आगे एक निगेटिव है, मतलब फोर्स कैसा हो जाएगा? तो यहाँ पे एक सेकेंड केस में फोर्स कैसा हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा निगेटिव, मतलब टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब हम लोग इस पॉइंट को एनालाइज कर रहे हैं, एक्स नोट पॉइंट को, एक्स नोट के थोड़ा प्लस में और एक्स नोट के थोड़ा माइनस में, मतलब एक पॉइंट पहले एक पॉइंट बाद में। तो एक पॉइंट बाद में मतलब यहाँ पर हम लोग एक्स नोट माइनस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स नोट प्लस की बात कर रहे हैं, तो यह निगेटिव फोर्स है, मतलब यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है कि जो भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है उससे अवे ले जाने की टेंडेंसी है। यहाँ पे राइट में ले जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में ले जा रहा है, मतलब कोई दोनों में से कोई भी फोर्स एक्स नोट की तरफ नहीं ले जा रहा है, मतलब जहाँ पहले रखा हुआ था वहाँ नहीं ले जा रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक बार जब आप इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने की टेंडेंसी नहीं रखता है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो ठीक है, थोड़ा भी अगर डिस्टर्बेंस आया तो वो अनस्टेबिलिटी की ओर चला जाएगा। तो इस केस को बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, इसका फिजिक्स आप समझ गए। दूसरा है आपका जहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होगा, इसका अगर हम लोग ग्राफ से देखें, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्लोप क्या है आपका? स्लोप यहाँ पे क्या है? du अपॉन dx क्या है? du अपॉन dx 0 है। तो ठीक है, उस केस में तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर आप एक पॉइंट राइट में चले जाएं और एक पॉइंट लेफ्ट में चले जाएं तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ du अपॉन dx। एक्स नोट है ये, एक्स नोट प्लस एक्स नोट माइनस। अगर एक्स नोट प्लस पे आप जाके देखें, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर आप ये हो गया आपका एक्स नोट पॉइंट, ये हो गया आपका एक्स नोट प्लस, ये हो गया एक्स नोट माइनस। अगर एक पॉइंट राइट पे जाके देखें तो फोर्स इक्वल टू क्या है आपका? माइनस ऑफ du अपॉन dx। और यहाँ पे स्लोप को अगर हम लोग एनालाइज करें और यहाँ पर अगर स्लोप को एनालाइज करें तो ये स्लोप क्या है आपका? निगेटिव है, और ये वाला स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव स्लोप है और उसके आगे एक निगेटिव है, मतलब फोर्स किधर लग रहा है? निगेटिव, मतलब एक्स नोट प्लस पे फोर्स लग रहा है आपका, फोर्स टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस ऑब्जेक्ट के लौटने की टेंडेंसी किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की लौटने की टेंडेंसी क्या होगा? टुवर्ड्स राइट। मतलब अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है, जैसा कि आप लोग देखे थे थोड़ा देर पहले। तो ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है, मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम को आप बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा केस क्या होता है? जहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, F इक्वल टू होता है आपका du अपॉन dx, माइनस ऑफ du अपॉन dx। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब क्या हो गया? F आपका 4 है, 4 मतलब इक्विलिब्रियम में है। लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम में है? इस इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, उस जिस भी जोन में ये रखा हुआ है उसके हर पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब अगर आप उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, कहीं नए पोजीशन पे ले जाते हैं, तो उस नए पोजीशन पे भी ऑब्जेक्ट उतना ही स्टेबल होगा जितना कि पहले था। लेकिन इस दोनों केस में क्या था कि अगर आपका यहाँ पे ये पोटेंशियल वेल, इसको पोटेंशियल वेल भी बोलते हैं, पोटेंशियल वेल में आपका ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। इससे पहले वाला जो आप केस देखे थे उसमें ऑब्जेक्ट कम स्टेबल होगा, और इसमें जो इक्विलिब्रियम है उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं।
तो ये था आपका इक्विलिब्रियम के पीछे का फिजिक्स। तो आई होप आपको ये तीनों ही कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इतना ये जो आप तीनों, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कई बार आपको पोटेंशियल एनर्जी दे देगा और बोलेगा कि ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का है। पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, वाई एक्स हो सकता है, जेड हो सकता है, बट हमारे केस में जनरली 11-12 में वो एक ही एक्स का होगा या वाई का होगा या जेड का होगा, तीनों का कॉम्बिनेशन जनरली नहीं होता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें सहूलियत होती है। और ऐसे भी आप समझने के लिए कि जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं तो कैसे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा स्टेबल रख सकते हैं, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, तो ये अभी आपको हम समझाने की कोशिश किए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया, कुछ आपकी जानकारी बढ़ी, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करके इसको इनकरेज करें। तब तक के लिए धन्यवाद।